Hello everyone. I think this is live now. My name is Gulfiza. I have secured rank 535 in UPSC CSE this year. So, I will tell you briefly about my background. But before that, first, I want to thank UPSC Time for giving me this opportunity to interact with you all and share my experience. My background is कि I come from तहसील शाहबाद इन डिस्ट्रिक्ट रामपुर उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पर मेरी अर्ली एजुकेशन हुई क्लास 8 तक। देन ऑनवर्ड्स मैं नैनीताल चली गई सेंट ज़ेवियर्स स्कूल और वहाँ से मैंने अपना 10+2 किया। सो दैट वाज़ अ प्राइवेट स्कूल। उसके बाद आई वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और मैंने बीए ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में। आफ्टर माई ग्रेजुएशन कुछ इश्यूज आ गए लाइफ में काफ़ी सारे तो लाइक सम फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मुझे जॉब स्टार्ट करनी पड़ी और मैं अपना मास्टर्स किसी अच्छी कॉलेज से नहीं कर पाई। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन बीपीओ और माई लास्ट जॉब वॉज फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव इन हार्वल एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद कोविड जब स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन लग गया, तब मैं अपने घर चली गई एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि मैंने साथ ही में अपना मास्टर्स परस्यू किया जब मैं जॉब कर रही थी और उसी टाइम पे मैंने कुछ लाइक मनी सेव की थी जिसको मैंने अपनी अर्ली प्रिपरेशन में लगाया। तो दिस वाज़ अबाउट मी एंड आई वांटेड टू हाइलाइट कि जो मेरी जो अर्ली एजुकेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं मतलब आई कुड थिंक ऑफ यूपीएससी और समथिंग एल्स, जैसे कि हर रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे के माइंड में ये बात होती है कि शायद नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से मेरे माइंड में भी उस टाइम पे इतना नहीं था। बट थैंकफुली आई वेंट टू नैनीताल और उसके बाद एएमयू का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज़ द रीज़न कि मैं ग्रो हो पाई। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया है बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। तो जो भी चैलेंजेस आते हैं व्हेन यू आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में कोई इंसान नहीं होता है लाइक समबडी हू इज़ नॉट प्रिपेयरिंग और आप किसी से नहीं मिले होते हो तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। So this was about me. Now I will tell you about my UPSC जर्नी। मेरी यूपीएससी जर्नी में ये रहा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया तो लाइक एवरीवन एल्स मैंने भी अपना पहला अटेम्प्ट जस्ट टू हैव एन आइडिया दे दिया बिना पढ़े अच्छे से। तो यूट्यूब से ही मैंने कुछ हेल्प ली थी उस टाइम पर और 2-3 सब्जेक्ट्स की बुक्स मंगा ली थी और बाकी के सब्जेक्ट्स मैंने छोड़ दिए थे और सी सैट भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। तो आई स्कोर्ड 73 मार्क्स इन जीएस और 45 मार्क्स इन सी सैट। तो मैं दोनों सब्जेक्ट्स में फ़ेल थी। सेकंड अटेम्प्ट में अगेन मैं दोनों सब्जेक्ट में फ़ेल थी। इस बार मेरे जो मार्क्स थे वो और ज़्यादा कम हो गए थे जीएस में, तो आई गॉट 66 मार्क्स इन जीएस एंड 55 मार्क्स इन सीसैट। इन माय थर्ड अटेम्प्ट मैंने जीएस पे काम किया, तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा जीएस क्लियर हो गया था, लाइक आई गॉट 85 मार्क्स इन जीएस। बट उसके बाद सीसैट में आई गॉट द लोवेस्ट मार्क्स, 35 मार्क्स मुझे मिले सीसैट में 2023 ईयर में, जब सबसे टफ पेपर आया था सीसैट का। सो उसके बाद मैंने सीसैट पे भी काम किया एंड देन फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा पहला प्रीलिम्स निकला था। तो इनिशियली 3 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। उसके बाद मेरा थैंकफुली पहला जो मेंस था 2024 में वो क्लियर हो गया था। आई वेंट टिल इंटरव्यू स्टेज और वहाँ पे फाइनल में मेरा कुछ मार्क्स से एग्ज़ाम लाइक फाइनल लिस्ट में मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था सिलेक्शन। तो दिस ईयर फिफ्थ अटेम्प्ट में फाइनली आई हैव सिक्योर्ड दिस रैंक। सो दिस वाज अबाउट माय यूपीएससी जर्नी। नाउ आई विल टेल यू अबाउट माय स्ट्रैटेजी और मैंने क्या-क्या चेंजेस किए थ्रू आउट ओवर द ईयर्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। तो प्रीलिम्स के बारे में इफ़ आई टॉक अबाउट, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं क्योंकि अर्ली 3 इयर्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था, तो मेरा पूरा फ़ोकस प्रीलिम्स के ऊपर था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा मैंने बताया कि मैंने कुछ चीज़ें ठीक से नहीं पढ़ी थीं। सेकंड अटेम्प्ट में मुझे पता चला था कि स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये भी मुझे उस टाइम पर नहीं पता था। सो मैंने
फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे ही दे दिया, बट सेकंड अटेम्प्ट में आई परचेज्ड वन कोर्स, प्रीलिम्स का एनरिचमेंट प्रोग्राम था, एपिक का, इनसाइट्स आईएएस का। तो वो मैंने परचेज़ किया और लाइक उसको मैंने किया, नोट्स बनाए, रनिंग नोट्स बनाए अच्छे से। लेकिन क्या हुआ कि अगेन प्रीलिम्स आ गया और मैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से अगेन सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया प्रीलिम्स। बट दैट कोर्स वाज़ रियली गुड। मतलब प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट इट रियली हेल्प्ड मी। उससे मेरा फाउंडेशन बना और मुझे डेप्थ में पता चला कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कौन से सोर्सेज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, और मेरा बेसिक एक फाउंडेशन मतलब वहाँ से बिल्ड हुआ। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मैंने अपना वो जो नोट्स बनाए थे और उसके अलावा जो मैंने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी, जैसे ज्योग्राफ़ी के लिए, हिस्ट्री के लिए, मैंने एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी और इंटीग्रेटेड मैंने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए। यानी कि मैंने पॉलिटी के भी नोट्स बनाए, एनवायरनमेंट के भी नोट्स बनाए, हिस्ट्री के भी नोट्स बनाए, और वो बहुत शॉर्ट नोट्स थे मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से। जैसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी से ली और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने वो एपिक कोर्स के थ्रू जो मुझे मिली थी, वो सारा मैंने एक जगह पर टॉपिक वाइज़ इंटीग्रेट करके लिख दिया। तो उसको मैंने बार-बार रिवाइज़ किया। तो अब क्या था कि मुझे मल्टीपल सोर्सेज़ पे स्विच नहीं होना पड़ रहा था और मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो जीएस का स्कोर मेरा ठीक हो गया। लेकिन सीसैट अभी भी थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ख़राब ही था, इसीलिए जीएस मेरा क्लियर हुआ था बट सीसैट नहीं। तो सीसैट के लिए अगेन फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने इनसाइट्स आईएएस का ही श्यामंत गौड़ा सर का जो कोर्स आता है वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, उसके लेक्चर्स देखे थे एंड उसको रिलीजियसली फॉलो किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एएमयू आरसीए में थी, तो वहाँ पर आसिफ सर थे जो कि सीसैट पढ़ाते थे। तो श्यामंत गौड़ा सर और आसिफ सर का जो मेथड था पढ़ाने का वो काफ़ी सिमिलर था, क्योंकि वो कन्वेंशनल मेथड से नहीं पढ़ाते हैं और वो मेरे वीक थे कन्वेंशनल मेथड्स, मतलब मुझे वो नहीं आते थे। तो उन्होंने मतलब कुछ ट्रिक्स वगैरह बता के या कुछ शॉर्ट मेथड्स बता के अच्छे से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिससे कि मेरा सीसैट का जो फ़ियर था वो निकल गया था। मैंने उसके भी नोट्स बनाए थे, लाइक रजिस्टर बनाए थे 2 और उसमें सारे क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चंस थे उसमें, उनको मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, लाइक 3 आवर्स मुझे निकालने ही होते थे अपने सीसैट के लिए। और लास्ट में जैसे मैंने जीएस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वैसे ही मैंने सीसैट के लिए भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे और उन नोट्स को मैंने बहुत बार अच्छे से रिवाइज़ किया था। फिर लास्ट 10 टू 15 इयर्स और एटलीस्ट 10 इयर्स के मैंने पेपर्स निकलवाए थे और उनको सीसैट के पेपर्स, और उनको मैंने टेस्ट की तरह दिया था 2 घंटा बैठकर। तो मैं सीसैट के लिए कोई कोचिंग के टेस्ट नहीं लगाती थी, क्योंकि उसमें सीसैट में उतने अच्छे से पता नहीं चल पाता है कि आप मतलब कितना स्कोर कर पा रहे हो उसमें, या थोड़ा-सा डिफरेंट होता है वो पैसेज वगैरह का भी। लेकिन मैं यूपीएससी के एग्ज़ैक्ट जो पेपर्स होते थे प्रीवियस ईयर्स, उनको 2 घंटा मैं देती थी। तो और एक-एक पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किया उसमें। फिर पैसेजेस में भी मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि कौन-सा क्वेश्चन सही होता है, कौन-सा क्वेश्चन गलत होता है, या मतलब किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी के अकॉर्डिंग गलत होता है। वो पैटर्न एनालाइज़ किया, तो उससे मुझे जब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो मुझे लाइक आई गॉट 93 मार्क्स इन सीसैट। तो 35 मार्क्स आए थे मेरे 2023 में और 93 मार्क्स आए मेरे 2024 में। सो दिस वाज़ अ बिग जंप। और जीएस में भी मैंने यही पैटर्न एनालाइज़ किया था क्वेश्चंस में कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के अकॉर्डिंग गलत होते हैं और किस तरह के स्टेटमेंट गलत होते हैं। सो दिस वाज़ अबाउट प्रीलिम्स मेजरली। मेंस में मैं उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाई एंड दिस वाज़ अ क्वाइट बिग मिस्टेक, क्योंकि मैं अर्ली अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स में ही लगी रही। तो मेंस में उतना अच्छा सा तैयार नहीं कर पाई थी, बट थैंकफुली फिर भी ये था कि मैंने 2023 में जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ था, तभी मैंने थोड़ा-थोड़ा मेंस के लिए मतलब आंसर राइटिंग हल्की-फुल्की स्टार्ट की थी, स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं आंसर्स की। एंड प्रीलिम्स के नोट्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ किया था मेंस के आंसर्स में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता था उसमें। इट वाज़ माय फर्स्ट मेंस, तो इस वजह से बट थैंकफुली वो क्लियर हो गया था। उसमें अगर मैं सोर्सेज़ की बात करूँ कि मैंने मेंस में क्या-क्या सोर्सेज़ यूज़ किए थे फर्स्ट मेंस में, तो जीएस 1, जीएस 2 जो मेरे खुद के नोट्स थे मैंने वही यूज़ किए थे। जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बनाए थे उसी को, और बाकी
थोड़ा-सा मैंने GS2 के लिए श्रुति शर्मा जो मैम थी उनके नोट्स देखे थे। GS3 मैंने असद ज़ुबैरी सर के नोट से किया था। कंप्लीटली मतलब वो मैंने उन्हीं के नोट से किया था, उसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की थी अदर देन करंट अफेयर्स मेंस 365 जो आता है। GS4 में भी मैंने श्रुति शर्मा मैम के ही नोट्स को पढ़ा था, मतलब अपने नोट्स बनाए थे उनके नोट्स को उससे हेल्प लेकर के, और GS4 में मैंने वही किया था। तो इसीलिए मतलब ये था कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे, फाइनल में सिलेक्शन रुक गया था। इस बार क्योंकि बहुत कम टाइम था मेंस में, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा मतलब मैंने फ़ोकस सारे सब्जेक्ट पे किया। ऑप्शनल का इफ़ आई टेल यू, हाँ, ऑप्शनल में ये रहा था कि ऑप्शनल को मैंने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया ऑप्शनल के साथ में, इफ़ आई टेल यू। मैंने स्टार्टिंग जब मैं प्रीलिम्स तैयार कर रही थी, मैंने तब भी ऑप्शनल तैयार नहीं किया था। एक मुझे लग रहा था कि मैंने तैयार कर लिया है, यूट्यूब वगैरह से कुछ मैंने लेक्चर्स देखे थे सोशियोलॉजी के लिए, और उसमें मतलब कुछ-कुछ नोट्स बनाए थे, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं थे कि उससे आंसर्स लिख पाते आप। और जब मैंने अपना पहला मेंस में लिखने जा रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ आई हैड टेकन ये गुरुकुल आईएएस की टेस्ट सीरीज़ फॉर सोशियोलॉजी। तो जब मैंने पहला टेस्ट लिखा था ऑप्शनल का, तो आई गॉट 70 मार्क्स। तो उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ऑप्शनल के साथ कितनी इनजस्टिस की है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट फिर गुरुकुल में जब टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई, तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला, तो उसको मैंने फ़ॉलो किया, और स्लीपी क्लासेस के मैंने लेक्चर सुने जल्दी-जल्दी रिविज़न के लिए। तो उससे क्या हुआ कि समहाउ कुछ एवरेज मार्क्स टाइप के मेरे आ गए थे ऑप्शनल में, 231 मार्क्स मुझे आए थे, बट उतने अच्छे नहीं थे। इस साल अगेन मेंस के लिए पिछले लाइक फर्स्ट मेंस में मैंने जीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ भी यूज़ नहीं की थी, तो हम लोग को आरसीए में जो क्वेश्चन पेपर मिल जाता था, हम उसको लिख लेते थे, बट इवैल्यूएशन वगैरह उतना नहीं हो पाया था। दिस ईयर फॉरम की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी जीएस के लिए, और ऑप्शनल के लिए लेवल अप का क्रैश कोर्स मैंने यूज़ किया था, बट उस क्रैश कोर्स को भी मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, तो इट वाज़ माय मिस्टेक। तो ऑप्शनल में अभी भी मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, बट येस बाकी सब्जेक्ट में जैसे जीएस वगैरह में जीएस2 और जीएस4 के लिए मैंने स्मार्ट वर्क लैब्स के नोट्स यूज़ किए, तो वहाँ से मुझे हेल्प हुई। और एसए में फर्स्ट मेंस में मैंने कुछ नहीं किया था एसए में, आई स्कोर्ड 92 मार्क्स इन एसए, तो वो उतना अच्छा नहीं था, बट इस बार थोड़ा इम्प्रूव हुआ था। मैंने बिप्रा विश्वम्बरा मैम का एसए कोर्स जॉइन किया था, तो दिस ईयर आई गॉट 110 मार्क्स इन एसए। सो दिस वाज़ अबाउट माय दिस सेकंड मेंस। और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ, तो इंटरव्यू के लिए मैंने टोटली रिलाई किया स्मार्ट वर्क लैब्स के ऊपर, और वहाँ पे अनुपम सर ने मुझे थ्रू आउट इंटरव्यू के जो स्टेज था वहाँ पे गाइडेंस दिया, मेरा ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाया, और भी मतलब सारे करंट अफेयर्स वगैरह की जो चीज़ें थी वो, और ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे, लाइक जो टॉपिक्स होते थे जिस पे ओपिनियन फ्रेम करना होता है, तो वहाँ पर भी मुझे अनुपम सर ने काफ़ी हेल्प किया। सेकेंड दिस ईयर भी मैंने मतलब अनुपम सर को ही फॉलो किया इंटरव्यू के लिए, एंड इन बोथ माई इंटरव्यूज आई गॉट प्रिटी वेल लाइक मार्क्स। Last year I got 187, this year I got 193 marks. So this was about my strategy. Now if I will tell you or I will answer some questions जो थोड़े popular questions होते हैं aspirants के mind में। जैसे आपको प्री एंड मेंस को साथ में पढ़ना चाहिए या अलग-अलग पढ़ना चाहिए? सो आई विल से कि प्री और मेंस को आपको साथ में पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट उस वक़्त पे जब आपको लाइक प्रीलिम्स से पहले, काफ़ी पहले तक का टाइम जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने प्रीलिम्स दिया, वो क्लियर नहीं हुआ, तो जो जून-जुलाई वगैरह का टाइम होता है, इस टाइम पर आपको साथ में पढ़ना चाहिए, बट मोर फ़ोकस आपका मेंस की तरफ होना चाहिए, आपके मेंस ओरिएंटेड नोट्स बने होने चाहिए, और आपने आंसर राइटिंग को भी थोड़ा देखना चाहिए कि किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं, स्ट्रक्चरिंग होती है, सो दैट कि जब आप एक्चुअली में मेंस लिखने जाएँ, तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ आता ही ना हो आंसर राइटिंग वगैरह, बिकॉज़ पढ़ने के अलावा प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जब प्री करीब आता जाता है, तो आपको पूरा वो 2-3 महीना जो है वो डेडिकेटेडली प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही देना चाहिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछे जाते हैं और मेंस में उन्हीं का एलैबोरेशन होता है। तो इंटीग्रेटेड स्टडी आपको इनिशियली करनी है, और उसके बाद में सेपरेटली प्रीलिम्स से 2-3 महीना पहले आपको उसे देना है।
और वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए यू कैन ईदर फॉलो न्यूज़पेपर और यू कैन फॉलो एनी मैगज़ीन, ये दोनों, या फिर आप दोनों को साथ में भी लेकर चल सकते हैं, बिकॉज़ न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना मुझे लगता है कि थोड़ा-सा, मैंने बनाए थे और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहे थे, लेकिन शायद उतना रेगुलर नहीं हो पाते हैं, तो मैगज़ीन को आप ज़रूर फॉलो कर लें। कोई भी मंथली मैगज़ीन जो आपको अच्छी लगती हो, वो आप यूज़ करें। और इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए मैंने पीटी 365 को मैं पढ़ा था मैंने, और उसको भी मैंने ऐसे पढ़ा था कि जैसे ऐसा नहीं कि मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। मैंने 3 से 4 दिन में पीटी 365 को कंप्लीट किया, किसी भी एक सब्जेक्ट की, और उसके बाद उसको भी मैंने 3 से 4 पेज में नोट डाउन कर लिया, शॉर्ट करके, जो भी मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लग रहे थे। बहुत ज़्यादा सारा कुछ नहीं पढ़ा था वहाँ से, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ स्टैटिक भी दिया होता है और काफ़ी कुछ इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है। तो दिस वे यू हैव टू डू, उसको फिर बार-बार रिवाइज़ करें। मतलब आपको चीज़ों को लिमिट करना है और मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। दिस इज़ द की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है? सो सी, मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली कि कोचिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैं अपने केस में अगर बोलूँ तो मैंने कोई गाइडेंस नहीं लिया शुरुआती साल में। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स के लिए जो कोर्स लिया था वो मुझे एक्चुअली में हेल्प किया था। तो आई वोंट से कि बिल्कुल भी कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर अर्ली ईयर्स में जब आप बिगिनर हैं और आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आपके पास उतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई कोर्स जॉइन कर सकते हैं जिसमें आपको इनिशियली, मतलब वो क्या करते हैं कि आपके सोर्सेज़ आपको पता चल जाते हैं ठीक से, और आपको एक मटीरियल मिल जाता है अच्छा यूज़ करने का, आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाता है, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली कि आपको दिल्ली में ही आना है और दिल्ली में आके किसी को कोचिंग को जॉइन करना है, लैक्स ऑफ रुपीज़ उस पे स्पेंड करने हैं। आप ऑनलाइन कोई भी कोर्स इस टाइप का ले सकते हैं। आजकल काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो रीज़नेबल रेट पर भी होते हैं, एंड इफ ओनली यू कैन अफ़ोर्ड, और वो भी लाइक अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या बिल्कुल भी आप अवेयर नहीं है और आपके आस-पास भी कोई अवेयर नहीं है। अगर है, आपको गाइडेंस मिल जा रहा है कहीं से, तो वेल एंड गुड, आपको फिर ज़रूरत नहीं है कोचिंग वगैरह की। जैसे मुझे 1-2 अटेम्प्ट के बाद मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मुझे कोचिंग वगैरह लेनी चाहिए या कुछ जॉइन करना चाहिए एज़ सच। बट येस, ऑप्शनल के लिए आई वुड से कि आप ले सकते हैं कोई कोर्स, क्योंकि ऑप्शनल में इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट अगर आप खुद से करते हैं तो। बट स्टिल दैट इज़ ऑल्सो डूएबल, खुद से करना भी डूएबल होता है। मैंने भी अभी तक खुद से ही किया है, तो वो भी ठीक है। बट अगर आप कोई कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बट नॉट लैक्स ऑफ मनी वगैरह, वो सब नहीं। अ उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट कितनी हैं और कब जॉइन करें? तो टेस्ट सीरीज़ तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। मेरी अपनी जर्नी में लाइक मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ से आपको आइडिया मिलता है कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं, और लाइक आपका टाइम मैनेजमेंट का जो इश्यू होता है वो उससे ठीक हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि आप मतलब कितने पानी में हैं। तो कब स्टार्ट करना है? जैसे मेंस की अगर मैं बात करूँ तो जब ये जून-जुलाई का पीरियड होता है, इस टाइम पे आप, अगर आपके मेंस के नोट्स बन गए हैं और आपने उनको पढ़ लिया है 2 से 3 बार, तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। उसमें आपको इवैल्यूएशन के थ्रू हेल्प हो जाएगी और आपको चीज़ें पता चल जाएँगी, सो दैट कि जब आप मेंस लिखें, तो उस टाइम पे आपको कोई इश्यू ना हो आंसर राइटिंग में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने की, और आप प्रीलिम्स से मेंस के पीरियड में जो टाइम होता है, उसमें अगर आप कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो उस पीरियड में भी आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। लाइक उसमें तो लेना ही है, लेकिन अगर पहले नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आप खुद से एटलीस्ट आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए उस पीरियड में, और पीवाईक्यूज़ लिख-लिख कर देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आंसर राइटिंग ज़रूरी है, इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी टेस्ट सीरीज़ उस टाइम पर मेंस के लिए, तो एटलीस्ट खुद से आंसर ज़रूर लिखिए। दिस इज़ अबाउट इट। फिर डेली कितने घंटे पढ़ना होता है? तो दिस डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे मेरे अर्ली अटेम्प्ट्स में मैंने 12 से 14 घंटे भी पढ़ा है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे चीज़ें नहीं पता थीं, तो मुझे टाइम देना होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद जब 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट में जब मैंने काफ़ी चीज़ों पे काम कर लिया, मेरे नोट्स बन गए, मैंने रिविज़न कर रखा था, तो चीज़ें मतलब आसान हो गई थी थोड़ा। तो उस टाइम पे फिर मुझे लगता है 8 से 10 घंटे मैं देती थी। तो एटलीस्ट मिनिमम फिर भी 8 घंटे तो आपको देने ही चाहिए।
डेली। फिर करंट अफेयर्स का आई हैव टोल्ड यू, खुद के नोट्स से पढ़ें या दूसरों के नोट्स से पढ़ें। सो ये भी आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि कि कुछ काफ़ी लोग हैं जो दूसरों के नोट से पढ़ के भी एग्ज़ाम निकालते हैं और काफ़ी लोग अपने नोट्स बनाते हैं। बट आई एम अ पर्सन जिसने अपने खुद के नोट्स बनाए, और इवन इफ़ किसी के कितने भी अच्छे नोट्स हों और वो मुझे लाके भी दे देते थे, तो मुझे अपने नोट्स बनाने होते थे। मतलब मैं किसी और के नोट से नहीं पढ़ पाती थी, मुझे अपने खुद के नोट्स बनाने होते थे अपनी राइटिंग में, तभी मुझे याद हो पाता था। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नोट्स ही बनाएँ। दूसरे इंसान ने जो नोट्स बनाए हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नोट्स बनाइए, जिस टॉपिक में आप वीक हैं उस पे फ़ोकस करिए, और उससे आपको ज़्यादा याद भी रहता है। अ, मेरी मिस्टेक्स यूपीएससी में, ओके, मैं बताती हूँ। मेरी जो मिस्टेक्स थी, सबसे बड़ी मिस्टेक जैसे मैंने बताया कि मेंस को पहले प्रिपेयर ना करना, प्रीलिम्स के पीछे ही पड़े रहना, एंड आई हैव सीन दिस, मेनी एस्पिरेंट्स आर डूइंग दिस। तो मेरे साथ में भी जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे, दे ऑल्सो यूज्ड टू सी कम से कम प्रीलिम्स तो निकले, कम से कम प्रीलिम्स तो निकले। तो आई वुड से कि प्रीलिम्स, हम लोगों को इनिशियल ईयर्स में प्रीलिम्स से इतना डर होता है कि हम यही सोचते हैं कि प्रीलिम्स तो निकले, बट प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो क्या फ़ायदा? मतलब अल्टीमेट एम तो हमारा एग्ज़ाम निकालना होना चाहिए ना, कि हमें हमारा एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। तो वो खाली प्रीलिम्स से तो नहीं होगा, प्रीलिम्स तो एक एंट्री है मतलब एग्ज़ाम में। तो इसलिए मेंस आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है, और ये आप तब रियलाइज़ करेंगे जब आप एक्चुअली में मेंस लिखेंगे तो, कि वो उस 3 ढाई 3 महीने के पीरियड में प्रीलिम्स के बाद में नहीं तैयार हो सकता। उस टाइम पे तो इतना रश होता है कि आप रिवाइज़ करें या फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगाएँ, व्हाटएवर। तो उस टाइम पे उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए आप मेंस को पहले तैयार करें, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सेकंड वाज़ कि मैंने ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किया उतने अच्छे से, तो ऑप्शनल को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लें, उसके साथ पूरी जस्टिस करें। बिकॉज़ आप ऑप्शनल तैयार नहीं करेंगे ना, तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि 500 मार्क्स आपके मेंस में ऑप्शनल के होते हैं। तो ऑप्शनल में अगर आपने अच्छी कमांड बना ली, तो आपका अच्छा खासा मार्जिन आ सकता है ऑप्शनल के मार्क्स से। तो ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करना। थर्ड माय मिस्टेक वाज़, जैसे प्रीलिम्स में मैंने सीसैट को लाइटली लिया। आई वाज़ अ पर्सन जिसको सीसैट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और जैसे मैंने बताया कि 2023 के एग्ज़ाम में मेरे 35 मार्क्स आए थे सीसैट में, और 10th में भी मैंने डी ग्रेड से पास किया था। मैथ्स में लाइक मेरा डी ग्रेड था, मैं जस्ट पास थी। तो उसके बावजूद भी मैंने मतलब सीसैट को शायद शुरू के सालों में वही गाइडेंस की कमी या जो भी कह लें, उसकी वज़ह से मैंने उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया उसको, जितने अच्छे से करना चाहिए था। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उसके अलावा अपनी कोई स्ट्रैटेजी, जैसे शुरू-शुरू में क्या होता है कि हम टॉपर्स की वीडियोज़ देखते हैं, वो सब करते हैं, तो हम उनकी स्ट्रैटेजी को कहीं न कहीं अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप स्ट्रैटेजी सुनें ज़रूर, उससे आपको आइडिया मिलेगा, बट अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएँ। तो जब मैं मतलब मुझे चीज़ें समझ आने लगीं, तो उसके बाद में मैंने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई। मेरे लिए क्या सूटेबल है, मुझे कितना इस वक़्त उठना है। जैसे बहुत से लाइक पीपल स्टार्ट डूइंग कि अगर आपका दोस्त है वो उतने बजे उठ रहा है, उसको सुबह में उठने की आदत है, या वो सुबह उठ के पढ़ता है, तो आप भी उठ के पढ़ेंगे। बट हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन ना हो, तो फिर ज़बरदस्ती किसी और के रूटीन को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो बेस्ट है, जब आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा आ सकती है, आप उस तरह का रूटीन अपना बनाइए, और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए प्रॉपर, कि मुझे कौन-सी चीज़ कितने टाइम में कंप्लीट करनी है। विदाउट स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अ इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें? सो इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी, आई वुड से कि पर्सनैलिटी देखिए, पर्सनैलिटी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है, आपकी नॉलेज होती है, और आपका एटीट्यूड होता है। तो नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल ये आपको आ जाएगा एग्ज़ाम के ओवर द ईयर्स, या जो भी आप एग्ज़ाम जब तैयारी करते हैं, तो वो चीज़ें आपको, नॉलेज आपकी इकट्ठी होती रहती है। आपका एटीट्यूड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखें, तो वो इतना डेप्थ में है, और वो इतनी वैरायटी आपको दे रहा है, मतलब कितनी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है, आप पढ़ते हैं। तो आपको उसको समझ के अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा-सा भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आई फ़ील कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपका एटीट्यूड जो है वो अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
आई हैव सीन पीपल राइटिंग टू गुड आंसर्स फॉर एथिक्स, बट एक्चुअल में अगर उनके एक्शन आप देखें तो लगेगा नहीं कि वो उतने एथिकल हैं। या फिर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग ये सब, लेकिन उसके बाद भी हम में से कितने लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। तो माय पॉइंट इज़ कि आप कोशिश करें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाने की, क्योंकि वो कहीं न कहीं दिखता है, एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट यूपीएससी और उसके आगे भी दुनिया है। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो वो आपकी पर्सनैलिटी बेहतर बनाएगा। और बाकी तो जो चीज़ें हैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पे आपको अपना डेफ प्रिपेयर करना होता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप ठीक कर लेते हैं उस टाइम पर, मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं वगैरह, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट वहाँ पे जो पैनल है उनको आपकी पर्सनैलिटी में से आपका एटीट्यूड उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उनको पता है आप 2 स्टेजेस निकाल के आए हैं, तो आपने अच्छा खासा नॉलेज भी है आपको, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी होगा ही, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, वो कैसा है उनको वो जानना है। तो आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितनी इंटेग्रिटी है आपके अंदर, आप किस तरह के सिविल सर्वेंट बनेंगे लाइफ में आगे, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं उन लोगों के लिए। सो ट्राई टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो इंटरव्यू में, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है या कैसे हैंडल करना है। सो ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि दोनों इंटरव्यूज़ में मेरे साथ ये चीज़ हुई है। और फर्स्ट इंटरव्यू में तो मैं काफ़ी थोड़ा नर्वस हो रही थी, तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शनल के ऊपर बेस्ड था, बट मैं उस टाइम नहीं सोच पा रही थी कुछ भी। तो मैंने पहले तो मैंने जो आंसर दिया या कोशिश किया, ट्राई किया आंसर देने का, वो आंसर सही नहीं था, एंड उसी वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत आंसर दे रही हूँ। तो कुछ नहीं, आई जस्ट स्माइल्ड, और मैंने उनको स्माइल करके बोला कि मैम मैं सोच नहीं पा रही हूँ अभी। तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे मार्क्स कटेंगे, जो भी होगा, बट नहीं, मतलब अच्छे मार्क्स मुझे मिले। तो मुझे लगता है कि आप ज़ाहिर है कि आप इंसान हैं, तो हर वक़्त आपके दिमाग में कोई चीज़ क्लिक नहीं करेगी। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है, तो आप उनको सिंपली सॉरी बोल दें कि आई एम सॉरी मैम या आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं आता है या मैं इसके बारे में पढ़ूँगा। तो इस तरह से आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं होना है, या फिर ऐसा नहीं होना है कि आपको पसीने आने लगें। नॉर्मल लीजिए, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं चेक कर रहे हैं कि आप को ये सवाल का जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है। रादर दे आर चेकिंग कि आप को जब सवाल नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पर आप कितने अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट इंटरव्यू। इस साल भी मेरे साथ ये हुआ था एक क्वेश्चन में कि G20 के बारे में कुछ पूछा था मुझसे कि कहाँ हुई थी, एंड मैंने वो पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि लाइक मैंने तैयार नहीं किया था, मैंने उसको तैयार किया था, बट मैं वहाँ जाके बिल्कुल भूल गई। और उन्होंने मुझे फिर उस चीज़ पे पीछे, पहले उससे पहले कब हुई थी G20, फिर उससे पहले कब हुई थी, मुझे तीनों साल का लगातार याद नहीं था। तो ये सिचुएशन होती, बट आई वाज़ स्माइलिंग, और मैं सॉरी बोल रही थी उनको स्माइल करते-करते। तो इट्स ओके, इट हैपेंस, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। टॉपर्स कॉपीज़ को कैसे एनालाइज़ करना है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, और ये मैंने भी अपने पहले मेंस में नहीं की थी। दूसरे मेंस में मैंने ट्राई किया करने का, वो शायद उतने अच्छे से मैं फिर भी नहीं कर पाई थी। बट आई वुड से कि आपको कैसे एनालाइज़ करना है, आपको लास्ट 5 इयर्स के जो टॉपर्स हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के, लाइक GS1 के जो पिछले 5 सालों के टॉपर्स हैं, GS2 के कितने जो भी 5 साल के टॉपर्स हैं, उसको आपने डाउनलोड करना है उन कॉपीज़ को, और उनको आपको कंपेयर करना है। कंपैरिज़न करना है कि इन पाँचों कॉपीज़ में क्या सिमिलर है, क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या कीवर्ड्स किस तरह से, स्ट्रक्चरिंग किस तरह से है, या फिर डायग्राम किस तरह के यूज़ किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से ऑब्ज़र्व करनी है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन-सी चीज़ वर्क कर रही है एग्ज़ाम में। कुछ ना कुछ कॉमन होगा उन कॉपीज़ में। देन प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्लान बी आप रखना चाहिए प्लान बी, क्योंकि सक्सेस रेट यूपीएससी में बहुत कम है। पर कब रखना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनिशियल ईयर्स में आए हैं प्रिपरेशन के लिए, लाइक आपको 1-2 अटेम्प्ट हुए हैं, और उसके बाद इफ यू आर क्राइंग कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो वो मतलब उससे ये लग रहा है कि शायद आप उतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि मिनिमम 2 साल इस एग्ज़ाम में लगते हैं, अगर आपने बिल्कुल शुरुआत से प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो। और अगर आप पहले से
प्रिपरेशन कर रहे थे ग्रेजुएशन से या फिर उसके अलावा आपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले 2-3 साल प्रिपरेशन की है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसमें भी लेकिन 2-3 साल की प्रिपरेशन लोग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल अभी स्टार्ट करेंगे हो जाएगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। तो अगर आपको पहले दूसरे अटेम्प्ट में नहीं भी सक्सेस मिली एंड इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तो आपको ऐसे होप नहीं लूज़ करनी है कि शायद नहीं हो सकता कभी भी, तो अब मैं क्या करूँ? आपको प्लान बी आप लेटर ईयर्स में सोच सकते हैं, जब आपका लाइक 5th अटेम्प्ट हो गया है या 4th अटेम्प्ट आ गया है आपका, तो आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं। और या फिर आपकी एज उतनी हो रही है कि एज लिमिट पार हो रही होने वाली है, तो उस वक़्त पे या आपकी और भी कुछ चैलेंजेज़ हैं या मुश्किलें हैं, तब आप सोच सकते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल कंडीशन में मुझे लगता है कि आपको एकदम से अर्ली इयर्स में प्लान बी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप फ़ोकस होकर के इस एग्ज़ाम को दीजिए और सही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो दूसरे तरह के एग्ज़ाम्स भी देते हैं यूपीएससी के साथ-साथ में। तो जिनका 4th 5th अटेम्प्ट है, वो लोग अगर देते हैं तो समझ में आता है, बट जो 1st 2nd अटेम्प्ट में देते हैं, या तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं और यूपीएससी ही करने के लिए आए थे, तो उस टाइम पे मुझे लगता है शुरुआत में आपको उतना नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आप उसको एक कंप्लीट टाइम अपना डिवोट कीजिए। तो उससे फ़र्क पड़ेगा अगर आप इधर-उधर भटकेंगे तो। तो इसलिए मुझे लगता है कि शुरू के 2-3 अटेम्प्ट आपको ढंग से प्रिपेयर करके देने चाहिए एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन थिंक अबाउट अदर एग्ज़ाम्स। अ, और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? ओके, सो डिस्ट्रैक्शन से ऐसे बचें कि पहले तो आप अपने आस-पास ऐसे लोगों के साथ आप रहिए, जो पढ़ाई करने वाले लोग हों, टाइम वेस्ट करने वाले लोग नहीं हों। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा है और वो लाइक पढ़ने वाले लोग हैं या फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आपकी ग्रोथ होगी वहाँ पे। और ऐसे लोगों से आपने थोड़ा दूर होना है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हमारे आसपास जो कि मतलब वो ही हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग अस, वो कई बार हमारा मज़ाक बनाएँगे या हमारे फेलियर का मज़ाक बनाएँगे और उनको लगेगा कि हम उतने या तो एफर्ट्स नहीं डाल रहे, या फिर मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड समबडी हु इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक एस्पिरेंट किस तरह की मेंटल सिचुएशन से गुज़रता है। तो मुझे लगता है नेगेटिव लोगों से आपको खुद को दूर रखना है। बिकॉज़ दीज़ पीपल विल कम लेटर, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो दे विल कम लेटर एंड दे विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आफ्टर दैट। लेकिन उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं होता। इनिशियल टाइम में जब आपका लो टाइम चल रहा होता है, उस वक़्त अगर आपके दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करते या आपके फेलियर पे वो मतलब हँसे या मज़ाक बनाए, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना चाहिए या आपका टाइम वेस्ट करें। अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके गोल के लिए, ना कि आपको उससे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो और बाद में बी काइंड टू पीपल, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल बात करना बंद कर दें, बट थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लें ताकि आप अपनी पढ़ाई कर पाएँ। और बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाएँगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन, लाइक आपसे आपके फ्रेंड्स भी मिल जाएँगे, सब बात करने के लिए आएँगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और दूसरा, सोशल मीडिया से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो सोशल मीडिया जैसे कुछ लोग अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, वो उतना यूज़ नहीं करते, बट जिनको जैसे उतना कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो एक तो सेल्फ कंट्रोल लेकर आइए। और अगर उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले डिलीट कर देती थी। अगर मुझे लगता था कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं डिलीट कर देती थी एग्ज़ाम से 2 महीना पहले या 1-2 महीना पहले। तो उससे क्या होता है कि मतलब आप फ़ोकस कर पाते हैं पढ़ाई पे। और आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि देखिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना, तब तक आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता है। मतलब जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, पीपल विल से कि अरे! कितनी मेहनती है वग़ैरह-वग़ैरह। बारिंग फ्यू पीपल जिन्होंने एक्चुअली में आपका सपोर्ट किया या आपका साथ दिया या आपकी मेहनत को अच्छे से समझा है और एप्रिशिएट किया है। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द पीपल वो पहले आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, वो सिर्फ़ रिज़ल्ट देखते हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है व्हेन यू वेस्ट योर टाइम कि आपका वक़्त बहुत कीमती है और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो नोबडी विल बिलीव कि मतलब आपने कितनी मेहनत की। बाकी लक पे भी डिपेंड करता है चीज़ें, आप बहुत मेहनत करके भी ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाए। बट स्टिल मुझे लगता है कि आपको टाइम वेस्ट करते वक़्त ये चीज़ याद रखनी है। अ, ओके,
अब मैं कुछ टिप्स आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगी आफ्टर दीज़ क्वेश्चंस, एंड देन लास्टली आई विल टेक सम क्वेश्चंस ऑफ योर्स, जो भी आपको पूछना होगा आई विल आंसर दैट। तो टिप्स में मैं आपको यही बोलूँगी सबसे पहले कि अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है? डोंट गो ब्लाइंडली या फिर किसी और की स्ट्रैटेजी को भी ऐसे फॉलो मत कीजिए। अपने लिए देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क करेगी, आपको आपके लिए क्या सूटेबल है, और एक प्रॉपर प्लान बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। दूसरी चीज़, कुछ जैसे काफ़ी एस्पिरेंट्स में ऐसा होता है कि कंपैरिज़न का इश्यू होता है। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे और आपके ऑपोज़िट में आपके फ्रेंड्स के या कॉम्पिटिटर्स के मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको लो फ़ील नहीं करना है। कई बार आप बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने लगते हो एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं हो पा रहा है, और उसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस डाउन होती है। तो आप कंपेयर कीजिए, लेकिन उससे पॉज़िटिव आउटकम निकालिए। मतलब आप सीखिए दूसरे इंसान से कि उनको क्यों मार्क्स आ रहे हैं आपसे ज़्यादा, आपको क्यों नहीं आ रहे हैं। बट डोंट थिंक कि मतलब अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो शायद आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, या फिर किसी और के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअल एग्ज़ाम में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, और उन 2 घंटों में आपका जो मतलब आपने किस तरह से काम किया उन 2 घंटों में, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसे नहीं सोचना है। बहुत बार मैंने देखा है कि मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने सोर्सेज़ भी स्विच करते रहते हैं जस्ट बिकॉज़ कि समबडी एल्स इज़ रीडिंग अनदर बुक, तो आप भी अपनी बुक छोड़ के वही पढ़ने के लिए लग जाते हैं। दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि इससे आप ही का नुकसान होगा। वो इंसान पढ़ रहा है, वो उसके लिए सूटेबल है। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए। अ, आप स्विच तभी करिए सोर्सेज़ को जब आपको एक्चुअली में ज़रूरत है, नॉट बिकॉज़ समबडी एल्स इज़ रीडिंग दैट बुक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल स्टेबिलिटी जैसे ऐसे कि आपको फेलियर हैंडल करना आना चाहिए। आई रिमेंबर कि जब भी मैं फेल हो रही थी मतलब कंटिन्यूअसली, जो भी मेरे सक्सेसिव प्रीलिम्स थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में, बुरा लगता है, ज़ाहिर है उसको डिनाई नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा आपको ख़राब लगता है कि आपके 3 साल मतलब या आपका एक पूरा साल चला गया। लेकिन उसके बाद भी कभी मुझे ऐसे नहीं होता था कि मतलब अ, अब तो कुछ नहीं हो सकता वगैरह। मतलब आई वाज़ अ पर्सन जिसका माइंड ऐसा था कि 3 बार प्रीलिम्स निकालने के बाद भी आई रिमेंबर कि मैंने रोया बहुत ज़्यादा, उसके बाद चुप होकर के मैंने मतलब एक गुस्सा-सा आता था कि ठीक है, इस बार अच्छे से करूँगी, इस बार तो मैं पक्का एग्ज़ाम निकालूँगी। तो इस तरह का एटीट्यूड रखिए अपना। अदरवाइज़ आई हैव सीन पीपल कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी होती है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, और खुद को बहुत ज़्यादा ये भी नहीं समझना है कि मैं मतलब मुझे तो सब आता है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जितना हम्बल रहेंगे इस एग्ज़ाम में, उतना ही आपको कामयाबी मिलेगी, और लाइफ़ में भी। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है ना कि आपको बहुत कुछ आता है, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, और डिस्पाइट कि वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही होती है, स्टिल वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बी ओपन टू लर्न फ्रॉम एनीवन, जिससे भी आपको सीखने को मिल रहा है, आप उससे सीखिए। मतलब डोंट थिंक योरसेल्फ कि मतलब मैं तो मुझे सब कुछ आता है, ऐसे नहीं होता। आई वॉज़ वेरी ओपन टू लर्न। मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनका सीसैट अच्छा था और मेरे सीसैट में इश्यू था, तो मैं जाती थी एक-एक क्वेश्चन पूछने के लिए जो भी मुझे नहीं आता था, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको नहीं आता है तो। मैं मतलब बहुत ओपनली आपको मैंने बताया कि आई गॉट डी ग्रेड इन मैथ्स मेरे 10th के एग्ज़ाम में। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपका किस तरह का फाउंडेशन रहा है उस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट ऑलवेज़ बी रेडी फॉर लर्निंग। ठीक है? सीखिए। तो मेंटल स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही थी कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं और दूँगी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। दिस ईयर जब मेरा अभी एग्ज़ाम था सेकंड मेंस, तो मेंस के टाइम पर एस्से के बाद में मुझे मतलब आई कुडन्ट स्लीप। पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी, और मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत डर रही थी कि अब मैं मतलब ऐसा नहीं था कि प्रीलिम्स में भी चलो आपको 2 घंटे बैठ के एग्ज़ाम दे देना है। मतलब आप यू हैव टू राइट, और आपके को 2 एग्ज़ाम देने थे, 6 घंटे आपको लिखना था, जीएस 1 और जीएस 2 का एग्ज़ाम था, और मैं रात भर सो नहीं पाई थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मैं नहीं सो पाई। तो मैं सुबह को उठी ऐसे ही, और मैं चली गई एग्ज़ाम देने के लिए। एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे समझाया था कि इवन इफ यू डोंट स्लीप, तुम अच्छा एग्ज़ाम करके आओगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो बस उसी की बात को मैंने बिलीव किया, इसलिए अच्छे फ्रेंड्स होना भी ज़रूरी है जो आपको सपोर्ट करें।
तो मैं एग्ज़ाम देने गई और मुझे याद है कि मुझे बहुत नींद आ रही थी एग्ज़ाम के टाइम पर, बट स्टिल समहाउ बहुत प्रे किया मैंने और पेपर कंप्लीट किया। छोड़ा भी नहीं कोई क्वेश्चन, बट हाँ, 2 क्वेश्चन मुझसे उल्टे लिख गए थे बिकॉज़ नींद आ रही थी मतलब मुझे। फिर जो बीच में हमें टाइम मिलता है, उस टाइम पे मैंने किसी लड़की से कॉफ़ी माँग कर के ऐसे ही पी ली थी, उसके ऊपर से पानी पी लिया और फिर मैंने दूसरा एग्ज़ाम दिया। तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो मेरे लिए, लेकिन स्टिल और मुझे लग रहा था कि शायद मेरा मेंस क्लियर नहीं होगा, बट वही है कि अगर आप पॉज़िटिव हैं, आप लास्ट तक अगर एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो इसलिए पॉज़िटिव रहना है आपको, मतलब मेरी जगह हो सकता है शायद कि अगर मैं उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती मेंटली, तो शायद मैं एग्ज़ाम ख़राब कर लेती या मैं नहीं जाती डर की वज़ह से, बट ऐसे नहीं करना है, मतलब यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉज़िटिव रहना है। देन हाँ, यही बोलूँगी कि अपना वक़्त बचाइए, टॉक्सिक जो लोग हैं उनके आस-पास मत रहिए, पॉज़िटिव लोगों के पास रहिए जो आपको सपोर्ट करें और जो आपको लाइक मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। और वन अनदर थिंग इज़ कि आप लाइक आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और पहला दूसरा अटेम्प्ट हुआ होता है एंड दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक कि बेकार आ गए इसमें, हमें तो ये करना ही नहीं था या वगैरह वगैरह। तो एंड दे स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स कि जैसे किसी कोचिंग में जुड़ गए, किसी कोचिंग से काम करने लग गए या फिर कुछ और करने लग गए और वो अपने पूरे उस गोल से ही भटक जाते हैं जो उन्होंने चूज़ किया होता है अपने लिए एंड दे स्टार्ट वेस्टिंग टाइम। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी अनसर्टेन एंड दिस इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है? और ये जिनका जैसे अगर पहले दूसरे अटेम्प्ट में निकल जाता है शायद उन लोगों को उतना नहीं फ़ील हो, बट दिस एग्ज़ाम इज़ रियली डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट इसकी अनसर्टेनिटीज़ को बना देती है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ के भी, सब कुछ पढ़ के भी आपका एग्ज़ाम ना निकले। तो आपको लेकिन मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड रहना है हर तरह के सिनेरियो के लिए। ऐसा नहीं हो लाइक जैसे जब ये स्टूडेंट्स इस तरह की बात करते हैं कि अ, हमसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा, हमारा पहला अटेम्प्ट में हमने सोचा था हो जाएगा बट नहीं हो रहा, तो फिर बेकार हम लोग यहाँ पर आए या वग़ैरह। तो इससे ये दिखता है कि शायद आप इस एग्ज़ाम को उतना समझ नहीं पाए हैं या आपने इसको समझा नहीं या फिर आप एक्चुअली में इसको नहीं करना चाहते थे, आप कुछ और करना चाहते थे। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर रीज़न ऑफ डूइंग दिस एग्ज़ाम। मतलब जैसे मुझे पता था कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रही हूँ और मैंने एक प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा सब तरह का और डिस्पाइट फाइनेंशियल चैलेंजेस, सो मेनी चैलेंजेस, बट मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी फॉर द फेलियर एज़ वेल। और उसके अलावा मुझे ये भी पता था कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में तो मेरा होगा ही नहीं एग्ज़ाम। आई वाज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो ऐसा नहीं था। आजकल मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स मतलब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तैयारी शुरू की है एंड दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है इफ यू गेट द रिज़ल्ट, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस और आप इस एग्ज़ाम में तभी एंटर कीजिए व्हेन यू आर फुल्ली श्योर ऑफ डूइंग इट। ऐसा नहीं हो कि 2-3 साल वेस्ट करने के बाद में आपको ये रियलाइज़ हो कि आपको तो ये करना ही नहीं था। मुझे ये करना था। ये इस चीज़ के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड थी कि मुझे ये करना है और इसके लिए चाहे मुझे आखिरी अटेम्प्ट तक जाना पड़े, मैं जाऊँगी। तो अगर आप उतने ज़्यादा मतलब श्योर हैं, तब तो आप आइए, लेकिन आप सिर्फ़ ट्राई करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आप आएँगे तो शायद 1-2 बार दे के देखते हो जाएगा, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। उससे बेटर फिर आप अपना जो टाइम है और एनर्जी है वो किसी और एग्ज़ाम में लगा सकते हैं या किसी और करियर में लगा सकते हैं। अनदर थिंग दैट्स इट, मोर और लेस मुझे अपनी तरफ से यही बोलना था। बाकी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैम, आई एम इन 12th राइट नाउ, आई वांट टू डू यूपीएससी। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप 12th में हैं अभी तो आप 12th कर लीजिए अच्छे से और ग्रेजुएशन में अगर आप मतलब थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट लेना हो आप लीजिए। जिस फील्ड में भी आपको ग्रेजुएशन करनी हो करिए, लेकिन आप साइड से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना। बट उतना ज़्यादा अभी 12th में इतना ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड व्हेन यू आर इन लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, तो आप उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। देखिए, आप अपने लाइक समबडी इज़ सेइंग कि आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आप
स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो आपको कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि आपने अच्छे से रिसर्च करनी है एंड सारे किसी से आप बात कीजिए अगर आप किसी को जानते हैं तो, और रिसर्च कीजिए, पेपर को अच्छे से समझिए, रिसोर्सेज़ को अच्छे से चेक कीजिए, बुक लिस्ट वगैरह को, और एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ना शुरू कीजिए। बाकी इफ़ यू वांट टू टेक कोचिंग, अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल होना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑनलाइन कोर्सेज़ ले सकते हैं जो कि रीज़नेबल होते हैं। ऑफलाइन आई वोंट से कि उतना ज़रूरत है। बट प्रिपेयर योर माइंड वेल, और अच्छे से प्लान बनाकर, एग्ज़ाम को समझकर, सिलेबस को समझकर तब आपको शुरू करना है, सीधे जंप नहीं करना है। So draft a plan. How to analyze PYQ? Yes. So the prelims के लिए जैसे अगर मैं बात करूँ PYQs को कैसे एनालाइज करना है, सो ऐसा होता है कि लास्ट 5 इयर्स पीपल जनरली डू लास्ट 10 इयर्स के PYQs, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लास्ट 5 इयर्स के हैं, क्योंकि अभी 2023 और के बाद तो काफ़ी पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो लास्ट 5 इयर्स के एटलीस्ट मिनिमम आप क्वेश्चन पेपर लीजिए, और उनको आप ऐसे मत करने लग जाइए कि आपने उनके आंसर्स देख लिए और उसको सॉल्व कर लिया एंड हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं एंड दे ऑल्सो से कि हमने तो PYQs के आंसर भी याद कर रखे हैं तो हमें समझ नहीं आता। बट ऐसे नहीं करना है। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने PYQs के आंसर्स मुझे नहीं आते। मैंने उस तरह से नहीं किए PYQs, क्योंकि आंसर आपको आ जाएगा एनीवे। अगर आपको नॉलेज है या आपने चीज़ें ठीक से पढ़ी हैं तो आंसर आपको आ जाएगा। आपको देखना है कि जो PYQs हैं उसमें क्वेश्चंस में क्या लाइक पैटर्न फॉलो हो रहा है। किस तरह के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। जैसे पॉलिटी में अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सब ये पूछा जा रहा है। हर साल एक आध क्वेश्चन है। तो आपको समझना है कि हाई यील्डिंग एरियाज़ ये हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। फिर आप ऑप्शंस को भी देखिए कि ऑप्शंस कहाँ से बना रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के पास में रेफ़रेंस के लिए अपने PYQs हैं। तो वो कई बार क्या करेंगे कि अपने क्वेश्चन के ऑप्शन से ही नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उन ऑप्शंस को भी थोड़ा-सा पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मतलब जैसे एस्पिरेंट्स बहुत-बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उतना नहीं। बस आपको इतना अंदाज़ा हो जाना चाहिए उस चीज़ के बारे में कि क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेशन की हेल्प से कैसे उसको कर पाएँ। अ, उसके अलावा आपने ये देखना है कि किस तरह का स्टेटमेंट यूपीएससी की नज़र में गलत होता है। जैसे हम ये सबको पता है कि एक्सट्रीम टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं या नेगेटिव स्टेटमेंट्स टाइप जो होते हैं वो जनरली गलत होते हैं। तो आपको ये पैटर्न एनालाइज़ करना है लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स में और उसके आंसर्स को देख कर के। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन होते हैं और फिर आपको आंसर्स उसी तरह से मार्क करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा है कि जो यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है उसमें अगर इस तरह का जनरली स्टेटमेंट होता है कि um, like entirely this thing is happening entirely या कुछ इस टाइप का वर्ड यूज होता है जो कि एक्सट्रीम बना देता है स्टेटमेंट को। तो उस स्टेटमेंट को हम गलत लेकर के चलते हैं। इस तरह का पैटर्न आपको एनालाइज करना है PYQs के लिए। देखिए NCERT क्लास 6 to 10 भी मैं बोलूँगी कि ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी के लिए NCERT ज़रूरी है, जिसको आप क्लास 11th और क्लास 12th पढ़ सकते हैं। क्लास 11th की ही जो 2 NCERTs हैं, वही सफिशिएंट होती हैं। जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि अच्छे खासे क्वेश्चन उससे आंसर हो जाते हैं। जीसी लियोंग एक बुक है जो आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफ़र कर सकते हैं। बट डोंट गो फॉर 6 to 10th, ये मैंने भी किया था, उसमें टाइम वेस्ट होता है और वो उतना बेनिफिट नहीं देता। और उनके हाँ, जो जैसे 11th-12th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी के लिए, और इसी तरीके से हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है। जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री है वो मैंने किताब रेफ़र की थी, तो मैंने उसको 2-3 बार पढ़ के उसके बाद उसके नोट्स बना लिए थे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन 2-3 बार अच्छे से पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चले कि एमसीक्यू कहाँ से बन सकता है, और फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाएँ आप। और नोट्स इतने छोटे होने चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपने दूसरी बार बुक ही लिख दी है। वो इतने छोटे होने चाहिए कि आप वापस जाके उनको जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर पाएँ। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं जो भी आपके लिए फ़ीज़िबल हो। मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन आप दिल्ली में रह कर के भी ले सकते हैं, एंड इफ़ यू प्रेफ़र कि मतलब आपको जाके ऑफ़लाइन ही लेना है तो आप ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू, बट मैं बता रही हूँ कि आप ऑनलाइन भी रेफ़र कर सकते हैं और वो ज़्यादा रीज़नेबल होता है, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। बट और आप घर से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट कि आपको दिल्ली में कोई रहने का प्लेस भी मिल जाए, यू कैन ट्राई इन आरसीएस, जैसे जामिया आरसीए है,
जामिया हमदर्द आरसीए वगैरह, तो वहाँ पे रहने की फैसिलिटी भी मिल जाती है और आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल जाता है, तो यू कैन डू दैट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जनरली दिल्ली में स्टूडेंट्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा रेंट पे करते हैं, फूड चार्जेस पे करते हैं और फिर लैक्स ऑफ रुपीज़ कोचिंग में देते हैं, तो मुझे लगता है उतना वर्थ नहीं है। आप ऑनलाइन अगर वो गाइडेंस आप ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। नॉट गेटिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन द मैम टेस्ट, आई थिंक टारगेट इज पीटी 2026। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स टेस्ट। तो प्रीलिम्स में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं सपोज, तो ठीक है, इट्स ओके। यहाँ के जो टेस्ट सीरीज होती हैं और जो एक्चुअल एग्जाम होता है वो डिफरेंट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इवन इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइंग यहाँ के टेस्ट में, तो वहाँ पर फिर भी आपके मार्क्स आ जाते हैं, बट इट डिपेंड्स। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लास्ट के 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको आप उनके ट्रेंड को एनालाइज कीजिए, उनके पैटर्न को देखिए और उसको अप्लाई कीजिए पीवाईक्यूज पे। आप 2025 का पेपर दीजिए 2 घंटा बैठ करके और उसको देखिए कि आपको उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप पैटर्न को समझ करके और ट्रेंड को एनालाइज करके उसको अटेम्प्ट करिए। तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज में अगर आपके मार्क्स पेपर्स में अगर आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं क्वालिफाइंग, फिर भी आप कट ऑफ के कहीं आसपास 80-90 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो फिर भी आप दे सकते हैं अटेम्प्ट। पर सी सैट में यू हैव टू सी सैट में आई वॉन्ट से सी सैट में यू हैव टू सी कि आप कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसकी वजह से आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है। वेयर टू स्टडी ऑनलाइन, ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए उसके बारे में खुद से और उसके रिव्यूज़ देखिए और रिव्यूज़ के हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रीलिम्स का एपिक प्रोग्राम लिया था, इनसाइट्स आईएएस का, इसी तरीके से और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके प्रोग्राम्स जो अपने लॉन्च करते हैं, तो आपको रिव्यूज़ देखना है उनके और आपके लिए जो बेस्ट आपको लगता है वो आप चूज़ कीजिए। हाउ डिड यू आंसर दोज अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस इन मेंस, हाउ डिड यू अप्रोच सच क्वेश्चंस? देखिए, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन हर साल होते हैं मेंस में, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आंसर राइटिंग की अगर आपको थोड़ी सी भी समझ होती है, जैसे कि इंट्रो लिखना है और उसमें बॉडी में जैसे आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस टाइप का जो स्ट्रक्चरिंग होती है, अगर वो थोड़ी बहुत आती है तो उसमें मतलब अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस में मैंने यही किया था कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज तो थी सारे टॉपिक्स की, बट ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं उनमें आपको कीवर्ड ही पता होता है, बस उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। तो उनको मैंने अटेम्प्ट ऐसे किया था कि पहले तो कीवर्ड को डिफाइन कर दिया, जिस जिस भी तरह से जो भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बट मैंने डिफाइन कर दिया उसको और उसके बाद में जो भी पूछा था वो हेडिंग डाल करके मैंने पॉइंटर्स उसके बनाने की कोशिश की। अब वो कितने रेलेवेंट थे कितने नहीं थे ये अलग बात है, लेकिन स्ट्रक्चरिंग में मैंने इस तरह से उसको पुट किया था। तो ज़्यादा मार्क्स तो ऐसे क्वेश्चन में नहीं आते, बट फिर भी छोड़ने से बेहतर है, कुछ नंबर मिल जाते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि 6th to 12th आपको एनसीईआरटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी होती है और क्लास और ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा साइंस एंड टेक में जैसे आप बायोलॉजी वगैरह के लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप अगेन 11th-12th की एनसीईआरटी और या फिर तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी और फाइन आर्ट्स जो आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की क्लास 11th की बुक आती है रेड कलर की, आप वो रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th-12th की एनसीईआरटीज़ इनफ है और आपको पहले एनसीईआरटीज़ ही पढ़नी चाहिए, उसके बाद किसी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना चाहिए। देखिए, पहले रिवीजन के लिए समबडी इज़ आस्किंग, तो रिवीजन के लिए पहले यही है कि आप पहले तो रीडिंग करेंगे, उसमें आपको अच्छी खासी चीज़ें 80% तो आप भूल जाएँगे रीडिंग करके। तो आपको क्या करना है कि पहले तो मैंने कहा कि लिमिट करिए चीज़ों को। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जब आप 2-3 बार उसको पढ़ लें, 2-3 रीडिंग के बाद में आप ट्राई टू समराइज़ वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं। जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, उसको आप नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, छोटे-छोटे नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरा पूरा 5 से 6 पेजेज़ में मैंने पॉलिटी को वो सारे टॉपिक्स उतार लिए थे, जहाँ जो चीज़ें मैं भूल जाती थी। तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने वो भूलने वाली चीज़ें या फिर जहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, वो मैंने 5 से 6 पेजेज़ में उतारा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उसको मैंने बार-बार पढ़ा, तो मेरा फ़ोकस जाने लगा उन चीज़ों पे, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और मेरे क्वेश्चंस भी ठीक होने लग गए और रिवीजन भी मेरा अच्छा हो गया, मतलब मुझे चीज़ें रिटेन होने लगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मैपिंग वगैरह की, तो उसको तो आप अपने वॉल पे पेस्ट करके रखिए और उसको बार-बार आप देखते रहिए, तो आपको याद रहेगा। प्रेज़ेंटेशन का मार्क्स के ऊपर
इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आंसर उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन आपका प्रेज़ेंटेशन ठीक है, आपने डिसेंट राइटिंग में लिखा है और आपने एक स्ट्रक्चर को फ़ॉलो किया है, जिससे एग्ज़ामिनर को समझ में आ रहा है कि आपने इंट्रो कहाँ लिखा है, बॉडी कहाँ है, कन्क्लूज़न कहाँ है। तो आई थिंक कुछ मार्क्स उस पे मिलते हैं, इवन इफ आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। लेकिन कंटेंट अच्छा है, लेकिन प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उसमें भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों पे काम करना है। कंटेंट भी अच्छा है, होना चाहिए और प्रेज़ेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है उनके पास में भी कि वो पूरा आपका एक-एक वर्ड पढ़ें, तो आप उनके लिए काम आसान करिए डिसेंट राइटिंग में लिखकर। टू मेनी वर्ड्स से नेगेटिव मार्किंग देखिए मुझे लगता है कि टू मेनी वर्ड्स लिखने का टाइम भी नहीं होता है। तो जितनी वर्ड लिमिट होती है उससे मुझे लगता है 20 से 30 वर्ड या किसी-किसी केस में 50 वर्ड्स आप ज़्यादा लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा आप लिख कैसे पा रहे हैं आई डोंट नो क्योंकि इतना कम टाइम होता है कि जितना पढ़ा हुआ होता है वो ही याद नहीं आ रहा होता है। तो नेगेटिव मार्किंग का आई कांट से लेकिन अगर वो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि आपने स्पेस ही नहीं छोड़ा, स्पेस भी तो कम होता है और आप जब जो इंसान बड़ा-बड़ा लिख रहा है थोड़ा-सा अच्छा, तो उसमें तो इतना स्पेस ही नहीं होता कि आप इतने वर्ड्स लिख पाएँ। तो अगर आप बिल्कुल ही उसको ऐसे मेस्ड अप कर दे रहे हैं चीज़ों को तो वो उसमें तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कटें। जीएस3 जैसे मैंने बताया कि मैंने कंप्लीटली असद ज़ुबैरी सर जो कि आईएफएस ऑफिसर हैं एंड ही वाज़ रैंक 86 2022 बैच। तो मैंने उनके नोट्स को कंप्लीटली फॉलो किया था जीएस3 के लिए, लास्ट ईयर भी और दिस ईयर भी एंड आई स्कोर्ड 88 मार्क्स पिछले साल और इस साल 89 मार्क्स क्योंकि मैंने इस साल कुछ भी नया नहीं किया था, वही नोट्स उठा के मैंने पढ़ लिए थे। और उनके नोट्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी हैं। उसमें बस आप थोड़ा-सा करंट अफेयर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। पेन कौन-सा यूज़ V7 पेन यूज़ किया था मैंने। ओके, आई थिंक इट्स डन नाउ। सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस हेल्प्स you in your preparation. All the best.